मेरी जेठानी गुलशन बहुत ही खूबसूरत थी। दो बच्चों की माँ होने के बावजूद भी उनका रंग रूप ऐसा था कि कोई भी फिदा हो जाए। मैं ही क्या, रिश्तेदारी की ज्यादातर बहुएं उनसे जलती थीं। मेरे शौहर जुनैद और उनके बड़े भाई जावेद एक ही घर में रहते थे, लेकिन घर का बंटवारा हो चुका था। एक ही मकान के दो हिस्से हो गए थे। एक तरफ मेरे जेठ रहते थे, तो वहीं दूसरी तरफ हम लोग। खाना अलग अलग बनता था, लेकिन बाकी चीजों में दोनों भाइयों की साझा भागीदारी थी। दोनों भाई अच्छी नौकरी में थे। बड़े भाई यानी मेरे जेठ जावेद अली माँ बाप का खर्च उठाते थे, तो मेरे शौहर जुनैद पर मेरी ननद आयशा की पढ़ाई और उसकी शादी की जिम्मेदारी थी। मेरी जेठानी गुलशन के दोनों बच्चे महंगे स्कूल में पढ़ते थे। मेरी शादी को 5 साल हुए थे, लेकिन मेरे अभी कोई बच्चा नहीं हुआ था। इसके लिए मेरा इलाज चल रहा था। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई थी, साथ ही ब्यूटिशियन का 1 साल का डिप्लोमा भी किया हुआ था। मेरे शौहर जुनैद एक प्राइवेट बैंक में कैशियर की पोस्ट पर थे। शादी के बाद 6 महीने तक तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि घर में खाली पड़े रहना ठीक नहीं। एक दिन मैंने अपने शौहर जुनैद से कहा, आप ड्यूटी पर चले जाते हैं तो मैं दिन भर घर में रहकर बोर हो जाती हूँ। हमारा जो बाहर वाला कमरा है, जिसमें पहले आपके मम्मी पापा रहते थे, वे दोनों तो अब बड़े भैया के घर रहने चले गए हैं। कमरा बिल्कुल खाली पड़ा है। वह कमरा बाहर सड़क से लगता है। मैं उस कमरे को दुकान के रूप में बदलने की सोच रही हूँ, ताकि अपना ब्यूटी पार्लर खोल सकूं। मेरे शौहर को भी मेरा यह आइडिया काफी पसंद आया और अगले ही दिन उन्होंने कमरे को दुकान में बदलने के लिए मजदूरों को काम पर लगा दिया। 2 हफ्तों के भीतर ही मेरी नई दुकान तैयार हो चुकी थी। मैंने अपने शौहर से 1 लाख रुपए लिए और दुकान में ब्यूटी का सारा सामान रख लिया। कुछ ही समय में मेरी दुकान चलने लगी। अब पूरे दिन मैं अपनी दुकान संभालती और मेरी ननद आयशा भी मेरे साथ मेरा हाथ बटाती। मेरी जेठानी गुलशन को बनने संवरने का खूब शौक था। मेरे ब्यूटी पार्लर से उन्हें बड़ा फायदा हुआ था। वे रोज ही दुकान पर आती और आयशा से अपना मेकअप करवा कर चली जाती। वैसे मेरी जेठानी मुझसे ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन मुझसे कम पढ़ी लिखी थी। मैं अपनी जेठानी जितनी खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी कि मैं अपनी जेठानी से ज्यादा पढ़ी लिखी थी। मेरी जेठानी गुलशन की शादी को 10 साल बीत चुके थे। वे सबसे यही कहती थी कि जब वे 16 साल की थी, तब उनकी शादी हुई थी। इस हिसाब से मेरी जेठानी अभी केवल 26 साल की थी। कई लोग तो उनकी इस बात के झांसे में भी आ चुके थे, लेकिन मैं जानती थी कि मेरी जेठानी अपनी जिंदगी के कम से कम 10 साल छिपा रही है। मेरी जेठानी गुलशन कुछ दिनों से फेसबुक पर बड़ी एक्टिव नजर आ रही थी। उनका अकाउंट खंगाला तो मालूम हुआ कि वे गुलफाम के नाम से फेसबुक पर अभी हाल ही में एक्टिव हुई है। मुझे शरारत करने की सूझी। अनवर के नाम से मैंने अपनी एक फेक आईडी बनाई और जेठानी के फोटो पर लाइक और कमेंट करने लगी। इस तरह 2 महीने बीत गए। जेठानी की फालतू शायरी को पसंद करने वाले लोगों में उनके मायके वालों के अलावा बस एक अनवर ही था, और यह अनवर कोई और नहीं बल्कि मैं थी। 2 महीने बाद एक दिन यूं ही मैंने जेठानी के मैसेंजर में जाकर लिख दिया, गुलफाम जी, आपका असली नाम गुलशन है। मैं आपको स्कूल के वक्त से जानता हूँ। आप बहुत खूबसूरत हैं। मैं आपको दिल दे बैठा हूँ। अगर आपको यह मैसेज अच्छा ना लगे तो आप मुझे ब्लॉक कर दीजिएगा। इस मैसेज को मेरी जेठानी गुलशन ने पढ़ा, लेकिन रिप्लाई नहीं किया। मुझे लगा कि वे अनवर को यानी मुझे ब्लॉक करेंगी, लेकिन 2 दिन बाद रिप्लाई आ गया। उन्होंने लिखा, अनवर जी, आपको जानकर हैरानी होगी कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। मैंने भी अनवर की ओर से झट से रिप्लाई दे दिया। मैंने लिखा, मैं यह सब जानता हूँ गुलशन जी, फिर भी आपसे प्यार करता हूँ। जरूरी नहीं कि आप भी मुझसे इश्क करें, लेकिन मैं तो आपको हमेशा चाहता रहूंगा। हम दोनों हाई स्कूल में एक साथ पढ़ते थे, तभी से मैं आपसे प्यार करता हूँ। आप मुझे नहीं जानती हैं, लेकिन मैं तो आपको पहचान गया था। आई लव यू गुलफाम जी। इस मैसेज के बाद तो मुझे पक्का यकीन था कि मेरी जेठानी मुझे ब्लॉक कर देंगी, लेकिन शाम को ही उनका रिप्लाई आया। उन्होंने लिखा, मैं तो तुम्हें नहीं पहचान पा रही। हाई स्कूल के समय का अगर कोई फोटो हो तो मुझे भेजो, शायद पहचान जाऊं।
जेठानी के इस मैसेज के बाद मैंने गूगल से किसी स्कूल की कुछ ग्रुप फोटो को ढूंढा और जेठानी के इनबॉक्स में सेंड करते हुए लिखा, गुलशन जी, इन फोटो को देखकर याद करो और अगर याद ना आए तो मुझे भूल जाओ, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। शाम को जब मेरी जेठानी गुलशन में कैप के लिए मेरी दुकान पर आई तो मैंने उनसे यूं ही पूछा, गुलशन बाजी, आजकल आप फेसबुक पर काफी एक्टिव नजर आ रही है। लगता है कि फेसबुक पर भी आपके दीवानों की कोई कमी नहीं है। जेठानी गुलशन बोली, बस यूं ही खाली बैठकर क्या करूं, तो फेसबुक पर ही थोड़ा समय दे देती हूँ। पूरे दिन मेरी ननद आयशा मेरे साथ मेरी दुकान पर ही रहती। आयशा का बॉयफ्रेंड नौशाद जब भी उसे मिलने के लिए वह मुझे बताकर दुकान से निकल जाती। दुकान खुलने के बाद से हम दोनों ननद भौजा वही में काफी बनने लगी थी। मैं आयशा से अपने दिल की बातें शेयर करती तो वह भी मुझे अपने इश्क की सारी बातें बताती। आयशा और नौशाद की जोड़ी काफी अच्छी थी। जाति के अलावा दोनों की शादी में कोई अड़चन नहीं थी। मैं किसी तरह के जातिवाद को नहीं मानती थी। मेरे शौहर जुनैद को भी ये सब बातें फिजूल की लगती थीं। लेकिन बात जब आयशा की शादी की होती तो मेरे जेठ समेत पूरे घर वालों के अंदर का जातिवाद जाग जाता। बड़े भैया जावेद अली को अपने अशरफ मुसलमान होने का खासा गुरूर था। जेठानी गुलशन भी अपनी ऊंची जाति पर घमंड रखती थी। समस्या यह थी कि आयशा का बॉयफ्रेंड नौशाद जाति से पसमानदा था। एक दिन नौशाद कुछ किताबें देने के बहाने घर आया हुआ था और मेरी जेठानी ने नौशाद को आयशा के साथ घर में देख लिया था। नौशाद की जाति के बारे में जानकर गुलशन आग बबूला हो गई थी और नौशाद को बेइज्जत कर घर से निकाल दिया था। अगले दिन मैं अपनी दुकान पर एक महिला कस्टमर की थ्रेडिंग में लगी थी कि इनबॉक्स में जेठानी का मैसेज देखा और मैं सामने बैठी महिला की थ्रेडिंग छोड़कर जेठानी का मैसेज खोलकर पढ़ने लगी। जेठानी गुलशन ने लिखा था, अनवर, हाई स्कूल का फोटो देखकर मैं तुम्हें पहचान गई। आजकल क्या कर रहे हो? मैंने रिप्लाई किया, गुलशन जी, आजकल मैं दिल्ली में ही हूँ, यही नौकरी कर रहा हूँ और मुझे पता है कि आप भी द्वारका में ही रहती हैं। मैंने भी आपके नजदीक ही फ्लैट लिया हुआ है। चाहो तो कल शाम को हम द्वारका सेक्टर 9 के पार्क में मिल सकते हैं। मैसेज के सेंड होने तक सामने बैठी महिला की आवाज मेरे कानों में आई, मुझे जल्दी है, शाम को हमें शादी में जाना है। मैंने तुरंत फेसबुक बंद किया और अपने काम में लग गई। थोड़ी देर में जेठानी का रिप्लाई आया कि कल शाम को वे सेक्टर 9 के पार्क में पहुंच जाएंगी। अपने ब्यूटी पार्लर से थोड़ी फुर्सत निकालकर मैं बहाने से गुलशन के घर में गई ताकि उनके चेहरे पर अनवर से इश्क की खुमारी को देख सकूं। जेठानी अपने किचन में थी। मैंने कहा, बाजी, आपके फ्रिज में दही हो तो थोड़ी सी दो, मुझे दही की जरूरत है। उन्होंने कहा, फ्रिज में दही पड़ी होगी, निकाल लो। फ्रिज से दही निकालते हुए मैं बोली, कल फेसबुक पर जो आपने अपना फोटो डाला है ना, गजब लग रही है आप, मैंने उस लाइक भी किया है। मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुनकर जेठानी मुस्कुरा दी और बोली, मैं आजकल थोड़ी मोटी हो गई हूँ, मेरा मोटापा फोटो में साफ झलक रहा है। मैं बोली, अरे नहीं दीदी, आपके जैसी फिगर तो हीरोइनों की भी नहीं है। यह सुनकर गुलशन और जोर से मुस्कुरा दी और बोली, अरे नहीं रेहाना, थोड़ी सी तो मोटी हो गई हूँ, इसलिए सोच रही हूँ कि कल शाम को तुमसे थ्रेडिंग करवाने के बाद जॉगिंग पर निकलूं। द्वारका सेक्टर 9 वाला पार्क यहाँ से कितनी दूर है? जेठानी के मुंह से यह सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, नजदीक ही है, बाहर से बैटरी वाला रिक्शा पकड़ लेना, 10 रुपए लेगा और द्वारका सेक्टर 9 के पार्क पर छोड़ देगा। ऐसा करना, जब आप निकलो तो मुझे भी बता देना, मैं भी आपके साथ जॉगिंग पर चलूंगी, तब तक आयशा दुकान संभाल लेगी। जेठानी ने कहा, मैं कल शाम को अकेली जाकर पहले पार्क का मुआयना कराती हूँ रेहाना, उसके अगले दिन से हम दोनों साथ चलेंगे। जेठानी की बातों से मैं समझ गई थी कि मेरा तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है। मैं अपने घर पर लौट आई और सीधे दुकान पर गई तो वहां आयशा एक औरत का मेकअप कर रही थी। रात के 9 बज चुके थे और मेरे शौहर भी घर आ चुके थे, इसलिए मैंने आयशा से दुकान बंद करने को कहा और अपने कमरे में आ गई, जहां मेरे शौहर रात का खाना खाने बैठ चुके थे। मुझे कमरे में देखते ही उन्होंने कहा, आयशा की शादी के लिए भैया ने अपनी कंपनी के मैनेजर से बात की है
उनके मैनेजर का एक बेटा अनवर है जो बेंगलुरु में रहता है और अनवर इस वक्त दिल्ली आया हुआ है। आयशा दुकान बंद कर अपने कमरे की ओर जा ही रही थी कि उसने अपने भैया की बात सुन ली और यह सुनकर उसके कान खड़े हो गए। वह मेरे कमरे में आई और मेरी ओर देखने लगी। मैंने अपने शौहर जुनैद से कहा, आयशा की शादी के लिए भैया को इतनी जल्दी क्यों है? अभी वह पढ़ रही है, साथ ही मेरे साथ ब्यूटिशियन का काम भी सीख रही है। फिर आयशा की शादी की जिम्मेदारी तो हमारे जिम्मे है, वे क्यों इतना टेंशन लेते हैं? शादी का खर्च हमारे जिम्मे है। इसका यह मतलब नहीं कि भैया आयशा की शादी के बारे में न सोचे। आयशा उनकी भी बहन है। भैया को लगता है कि आयशा की जल्द शादी न हुई तो मैं अपने शौहर की बात को बीच में ही काटते हुए बोल पड़ी, तो वह भाग जाएगी और भैया की नाक कट जाएगी, यही ना? तभी आयशा अपने भैया के करीब आ गई और बोली, भैया आप बड़े भैया को किसी तरह समझा दीजिए। बड़े भैया को अपनी इज्जत की ज्यादा फिक्र है ना। तो आपसे वादा कर रही हूं कि मैं किसी के साथ भागकर शादी नहीं करूंगी, लेकिन मेरा रिश्ता कहीं और होगा तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जुनैद ने अपनी छोटी बहन की बात सुनकर उसे प्यार से समझाते हुए कहा, तू क्यों टेंशन ले रही है? तेरी शादी नौशाद से ही होगी। तू नौशाद से बोल कि वह अपने घर वालों को राजी करे। आयशा बोली, नौशाद और उसके घर वाले तो हमारी शादी के लिए कब से तैयार बैठे हैं। वे तो जब आप लोग कहेंगे तब रिश्ता लेकर यहाँ पहुंच जाएंगे। अगले दिन रविवार होने की वजह से दोनों भाइयों की छुट्टी थी। सुबह सुबह ही मेरे जेठ और मेरी जेठानी दोनों मेरे घर आ गए और आयशा के रिश्ते के बारे में बताने लगे। जेठ बोले, अनवर बहुत अच्छा लड़का है। मेरे मैनेजर का एकलौता बेटा है। वह बेंगलुरु में रहता है और एक अच्छी कंपनी में है। अभी वह दिल्ली आया हुआ है। आज दोपहर तक मैनेजर बाबू अपनी बीवी और बेटे अनवर के साथ आयशा को देखने के लिए यहाँ आ रहे हैं। मेरे घर में ही उन लोगों की खातिरदारी का इंतजाम हो जाएगा। जब वे लोग आ जाएंगे तो तुम दोनों मियाँ बीवी आयशा को लेकर मेरे घर ही आ जाना। आयशा ने जब यह सुना तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह अपने कमरे में जाकर रोने लगी। मैं उसे समझाने उसके कमरे में गई और बोली, आयशा तू अपनी भाभी पर भरोसा कर, तेरी शादी नौशाद से ही होगी। आयशा रोते हुए बोली, लेकिन कैसे भाभी? बड़े भैया तो अनवर से मेरी शादी तय कर रहे हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो बड़े भैया को समझा सके। मैंने आयशा के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, एक आदमी है जो तुम्हारे भैया को समझा सकता है। आयशा बोली, कौन? मैं बोली, तुम्हारी बड़ी भाभी गुलशन। आयशा ने कहा, लेकिन गुलशन भाभी खुद ही घोर जातिवादी है। वे कहती हैं कि अपने से नीची जाति में शादी करने वाले की औलादें दोजख में जाती हैं। वे कैसे नौशाद से मेरी शादी के लिए राजी होंगी? आप भूल गई कि उस दिन कितना ड्रामा किया था बड़ी भाभी ने। मैंने कहा, तुम अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो, सब मुझ पर छोड़ दो और बड़े भैया के घर जाने के लिए तैयार हो जाओ। आयशा को मुझ पर पूरा भरोसा था, इसलिए वह बड़े भैया के घर जाने के लिए राजी हो गई। बड़े भैया के मैनेजर दोस्त के लड़के का नाम भी अनवर था। यह जानकर मेरे शैतानी दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया घूमने लगा। मैंने अपनी जेठानी को मैसेज टाइप किया, गुलशन जी कल शाम पार्क का प्लान कैंसिल समझिए, क्योंकि मुझे अपने माँ बाप के साथ द्वारका सेक्टर 2 में लड़की देखने जाना है। वहीं शाम हो जाएगी। इस मैसेज के सेंड होने के बाद जेठानी का तुरंत रिप्लाई आया, द्वारका सेक्टर 2 में आप किसके यहाँ जा रहे हैं? मैंने लिखा, जावेद अली के यहाँ। जेठानी ने लिखा, जावेद अली तो मेरे हस्बैंड हैं। दरअसल आप मेरी ननद आयशा को देखने आ रहे हैं। मैंने अनवर बनकर लिखा, ओह गुलशन जी, असल में मैं कहीं शादी करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ। लेकिन क्या करूँ? यह बात मैं अपने पेरेंट्स को कैसे समझाऊं? घर वाले जबरदस्ती मुझे लड़की देखने ले जा रहे हैं। देखिए, मैं आपकी ननद से शादी नहीं कर सकता। कल दोपहर आपके घर आऊंगा जरूर। इसी बहाने आपके दीदार भी हो जाएंगे। जेठानी गुलशन ने लिखा, आयशा मेरे जितनी खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छी लड़की है। चाहो तो उसे पसंद कर लेना। मैंने लिखा, मैं आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। जो आपने कल फेसबुक पर फोटो डाला था ना, हो सके तो कल वही पीली वाली साड़ी पहन लेना।
दोपहर तक आयशा और मैं तैयार होकर बगल में जेठानी के घर पहुंच चुके थे। मेरी जेठानी ने पीली साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वे बड़ी खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर में ही घर के बाहर एक कार आकर रुकी। उसमें एक जवान लड़के के साथ 2 से 3 लोग और थे। वे अनवर और उसके मम्मी पापा थे। अनवर काफी हैंडसम लग रहा था। अनवर को देखते ही मेरी जेठानी मचलने लगी। किसी ना किसी बहाने बार बार वे अनवर के सामने जाती। मेरे सास ससुर, जेठ और मेरे पति ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। अनवर के मम्मी पापा भी सामने ही बैठे थे। थोड़ी देर में मेरी जेठानी भी अनवर के बिल्कुल सामने बैठ गई। मेहमानों की खातिरदारी अब मेरी और आयशा की जिम्मेदारी थी। मेरे सास ससुर को अनवर पसंद आया और अनवर के घर वालों को भी आयशा पसंद आ गई। लड़के वालों ने मेरे जेठ से कुछ वक्त मांगा और सभी विदा होने लगे। जेठानी तो अनवर के इर्द गिर्द से हट ही नहीं रही थी। सभी के चले जाने के बाद घर में देर तक अनवर और उसके परिवार वालों की बातें होती रहीं। मेरे जेठ तो अनवर के परिवार की तहजीब की बड़ाई करते थक नहीं रहे थे, लेकिन जेठानी खामोश थी। वे न जाने किन ख्यालों में खोई हुई थीं। शायद इश्क का बुखार कुछ ज्यादा ही चढ़ गया था उन पर। मैं वॉशरूम में गई और जेठानी को एक मैसेज टाइप करते हुए लिखा, गुलशन, मेरी जान, तुम तो गजब लग रही थी आज। तुम्हें देखने के बाद से मैं तो पागल हो गया हूँ। मेरे घर वालों को आयशा पसंद है। इस वक्त कार में बैठे मेरे मम्मी पापा तुम्हारे घर के बड़प्पन की ही बातें कर रहे हैं। मैं आपके प्यार में इस कदर डूब चुका हूँ कि आप मुझे हर जगह पीली साड़ी में नजर आ रही हैं। ऐसा कुछ कीजिए ना कि यह शादी ना हो पाए। आई लव यू। जेठानी को मैसेज टाइप कर मैं ड्राइंग रूम में आई तो जेठानी अपने चेहरे पर मोहब्बत की ताजगी ले अनवर के मैसेज में गुम थी। मैंने जेठानी से पूछा, दीदी, आपको लड़का कैसा लगा? वे बोली, मैं क्या बोलूं? कुछ कहूंगी तो तुम्हारे जेठ जी को मिर्ची लग जाएगी। वही बैठे जेठ जी बोले, अरे बोलो गुलशन, तुम्हें यह रिश्ता पसंद नहीं आया क्या? मेरी जेठानी बोली, रिश्ते में कोई कमी नहीं है, लेकिन कभी आपने आयशा के मन की बात जानने की कोशिश की है? वह नौशाद से प्यार करती है। नौशाद हमारी आयशा के लिए एकदम अच्छा लड़का है। मैं तो मिली भी हूं उससे, लेकिन तुम्हारे सिर पर जातिवाद का भूत चढ़ा है, इसलिए इतने अच्छे लड़के को तुम नकार रहे हो। मेरी जेठानी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरे शौहर जुनैद तो हैरान थे ही, आयशा उनसे ज्यादा हैरान थी। वह अपनी बड़ी भाभी का यह रूप देखकर हैरानी भरी मुस्कान के साथ मेरी ओर देखने लगी। मेरे सास ससुर भी मेरी जेठानी की बातों से सहमत नजर आने लगे थे। कुछ ही देर में मेरी सास अपनी जगह से उठी और अपने बड़े बेटे के हाथों को पकड़कर बोली, आयशा के लिए नौशाद ही बेहतर रहेगा बेटा। जिद छोड़ दे और नौशाद से ही इसका रिश्ता पक्का कर दे। थोड़ी देर सोचने के बाद भैया बोले, जब घर में सभी की राय एक है तो फिर मैं ही तहजीब का बोझ क्यों ढोता फिरूं। आयशा, तू अगले संडे नौशाद के घर वालों को आने के लिए बोल दे। मैं अपने मैनेजर दोस्त को समझा दूंगा कि वह अनवर के लिए कोई दूसरी लड़की ढूंढ ले। खुशी खुशी हम तीनों अपने घर लौट आए। घर आते ही आयशा मुझसे लिपट गई और बोली, भाभी, तुमने बड़ी भाभी गुलशन पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया था कि उनके अंदर का जातिवादी जहर गायब हो गया? उनके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं मुस्कुराते हुए बोली, आयशा, तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है। अपने कमरे में जाओ और नौशाद को खुशखबरी दे दो। अगले दिन सुबह सुबह मोबाइल देखा तो जेठानी के ढेर सारे मैसेज से इनबॉक्स भरा हुआ था। आखिरी मैसेज रात के 2:30 बजे का था। अनवर की मोहब्बत में डूबी मेरी जेठानी की रातों की नींद गायब हो चुकी थी। रात 2:30 बजे वाले आखिरी मैसेज में जेठानी ने अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए एक घिसा पिटा सा शेर लिखा था, हसीन ख्वाब से सोहबत हो गई है, मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई है, सुबह जब उठो तो रिप्लाई देना, तुमसे मिलने की हसरत हो गई है। मैंने अनवर की ओर से रिप्लाई दिया, गुलशन मेरी जान, तुम्हारा मैसेज पढ़कर मैं कितना खुश हूँ बता नहीं सकता। बस आज शाम तक का इंतजार करो। आज मुझे फिर एक जगह लड़की देखने जाना है। वहां से लौटते ही मैं तुम्हें मिलने की जगह बताऊंगा। जेठानी ने झट से रिप्लाई किया, अब फिर से लड़की देखने क्यों जा रहे हो? मुझे अपना फोन नंबर दो। मैंने लिखा,
शाम को मिलेंगे तो सारी बात बता दूंगा। इस मैसेज को टाइप करने के बाद मैं बार बार जेठानी के यहाँ मोहब्बत में उनकी बेकरारी का दीदार करने पहुंच जाती। वे मुझे मोबाइल में ही घुसी हुई मिलती थीं। उन्होंने पूरे दिन अनवर यानी मुझे मैसेज किया, लेकिन मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। शाम हुई तो जेठानी पीली साड़ी में सज धज कर तैयार हो चुकी थी। मैं उनके पास गई और बोली, बाजी, कहीं जाने का इरादा है क्या आज? वे बोली, हाँ, बाजार तक जा रही हूँ। संडे को नौशाद के घर वाले आएंगे तो उन्हें देने के लिए कुछ शगुन वगैरह तो चाहिए ही ना। मैंने कहा, मैं भी आपके साथ चलूं क्या? वे बोली, आज नहीं, कल फिर जाऊंगी तो तुम्हें ले चलूंगी। जेठानी अपने उस आशिक का इंतजार कर रही थी जो असल में कहीं था ही नहीं। अब जेठानी के दिमाग पर चढ़े इश्क के भूत को उतारने का समय आ गया था। मैं अपने घर आई और मैंने मैसेंजर ऑन किया जो जेठानी के बेचैनी भरे मैसेज से भरा हुआ था। मैंने लिखा, मिलने का प्लान फिर से कैंसिल। जेठानी ने तुरंत रिप्लाई किया, क्यों, क्या हुआ, तुम घर नहीं पहुंचे क्या अभी तक? मैंने लिखा, मैं जो आज लड़की देखकर आ रहा हूं वह मुझे भा गई है। पीली साड़ी में वह क्या मस्त लग रही थी। मैं तो पहली नजर में उसे देखते ही अपना दिल गंवा बैठा। गुलशन जी, आज शाम को मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस लड़की का नाम भी गुलशन है। आई लव यू गुलशन। तुरंत ही रिप्लाई आया, मेरी मोहब्बत का क्या होगा अनवर, तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मैंने लिखा, तुम बहुत मोटी हो, जॉगिंग करो और फिट हो जाओ। पीली साड़ी में तुम सरसों के खेत में खड़ी भैंस लगती हो। यह उम्र बच्चों को संभालने की है। इतने अच्छे हस्बैंड के होते हुए इधर उधर मुंह मारना अच्छी बात नहीं है। बच्चों को पढ़ने दो और उन्हें इश्क करने दो। शायद अब मैं तुम्हें कभी ना मिलूं। अपना ख्याल रखना, गुलशन जी। यह मैसेज टाइप करने के आधे घंटे बाद मैं जेठानी गुलशन के पास गई। देखा तो हालात बदल चुके थे। इश्क का भूत पूरी तरह उतर चुका था। जेठानी पहले की तरह सूट सलवार में थी और सिर पर हाथ रखे हुए सोफे पर बैठी थी। मेरे वहां जाते ही जेठानी ने मुझसे कहा, फेसबुक डिलीट करना है, कैसे होगा? मैंने कहा, क्यों बाजी, फेसबुक से तो आपको बड़ा प्यार था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।